संगीत का संपूर्ण सिलेबस बारीकी से लेकर एकदम एडवांस तक सब कुछ अवेलेबल है संगीत दरा SPW ऐप पर। अभी डाउनलोड कीजिए। एंड्रॉयड, iOS और डेस्कटॉप तीनों पर अवेलेबल है। वीडियो कॉल के थ्रू सीखिए संगीत। तो रौनक जी, कैसे क्या चल रहा है? आप क्या सीख रहे हैं और कितना आपने सीख लिया है, बताएं। सर मैं हारमोनियम बजाना और गायन सीख रहा हूँ। और सर मैंने 5वीं कॉलेज तक कर लिया है। कितने स्किल्स हो गए टोटल? सर 2 स्केल, एक तो सर चौथी कॉलेज से और अब 5वीं कॉलेज चल रहा है। ओके, तो एक पिच से एक आप उसको थोड़ा करेक्ट बोलिए, उसे स्केल हम नहीं बोलेंगे, है ना। स्केल ठीक है, आम भाषा में उसे स्केल ही बोला जाता है। ज़्यादातर जो म्यूजिशियंस हैं वो उसे स्केल ही बोलते हैं, पर अगर उसका एक्यूरेट शब्द निकाले जाए, ऐसा शब्द मतलब कि जो एक्चुअल शब्द है, तो वो पिच होता है ना। और स्केल और पिच में क्या फ़र्क होता है वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि कोई और है नहीं यहाँ, तो मैं आप ही को बताऊँगा कि पिच इज़ बेसिकली वो नोट, वो फ्रीक्वेंसी, ये साउंड, ये जैसे ये एक पिच है, ये एक फ्रीक्वेंसी, एक नोट है, एक साउंड है ना। अब इसको हमने सा माना है और यहां से हम सारे गमा पद निसा गा रहे हैं। इसको सा मान लेंगे, यहां से सारे गमा पद निसा गाएंगे, तो ये पिच हो गया हमारा, है ना। हम जो थाट करते हैं, आपको मालूम है थाट, मालूम है ना। राग भी आगे आएगी ही आएगी, है ना। इस तरह से वेस्टर्न म्यूजिक जो होता है ना, जैज म्यूजिक या ब्लू, ये जो दूसरा म्यूजिक है वेस्टर्न जैज, यानी जो इंग्लिश वेस्टर्न म्यूजिक जिस पर बेस्ड है, जो स्टाइल है, जैसे हमारा इंडियन क्लासिकल है, वो उनका अपना म्यूजिक है। उसमें अलग अलग थाट ही होते हैं एक तरह से, जिसमें वो लोग गाते हैं, है ना, जिसमें उनकी कॉम्पोजिशंस होती हैं, उसे स्केल बोलते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल आपको दूंगा, ब्लूज स्केल। हमारे यहाँ राग भीमपलासी होती है, सा नि सा ग म प नि सा नि द प ग म ग रे नि सा, ठीक है, ये होती है राग भीमपलासी। आई डोंट नो आपने सुनी है कि नहीं, वो गाना सुना है, दुल्हन तो जाएगी दूल्हे राजा के साथ, सुना है? गोविंदा का गाना है यार, ये कैसे नहीं सुना? नहीं सुना? तो ये बॉलीवुड का ही एक गाना है। अच्छा, वो सुना है, क्या है ये पहेली, ऐसा वैसा कुछ क्यों, ये सुना है? ये भी नहीं सुना है? नहीं सर, हाँ, कोई बात नहीं है, सुनना। ये जो दोनों गाने हैं ये इसी राग पर बेस्ड हैं, इसीलिए मैं ये एग्जांपल इसलिए दे रहा था ताकि आप ये राग समझ जाते। अब इसमें क्या रहता है, इसी में वो जो ब्लू स्केल है ना, वो ऐसा रहता है, ये ब्लू स्केल है। अब इसमें उनका जो भी गाना होता है वो इसी में बनाते हैं। शेप ऑफ यू सुना है? I'm in love with the shape of you, I'm in love with your body। नहीं, ये बहुत पॉपुलर गाना है यूट्यूब पर। ऐसे आपने, हाँ, ऐसे सुना होगा बाय नेम, शायद आपको नहीं मालूम है। ये जैसे है, ये ब्लू स्केल पर आधारित है ना। आप ये नहीं कह सकते ये किसी राग पर होता है, या ये राग पर बेस्ड हमारे इंडियन गाने होते हैं। वेस्टर्न जो गाने होते हैं वो स्केल पर निर्धारित होते हैं, आधारित होते हैं। तो वो जो स्केल होता है ना, उसका मतलब होता है उनका जो नोट्स का एक सिस्टम। जैसे हमारे यहाँ थाट होता है, वैसे उसको वो स्केल बोलते हैं। तो इसीलिए आप उसको पिच अगर बोलोगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। पर ये स्केल भी याद करके रखना, क्योंकि ज़्यादातर लोग स्केल में ही बोलते हैं इंडियन में। अगर इंडियन म्यूज़िक में काम करोगे तो वो ज़्यादातर यही लोग बोलेंगे कि भाई हाँ, ये सी शार्प स्केल, जबकि सी शार्प स्केल नहीं होगा, सी शार्प पिच होगा, ठीक है। तो आपने 2 पिच कर लिए हैं, दूसरा चल रहा है आपका। दूसरे से कितने थाट हो गए हैं? सर 10 था। 10 थाट हो गए हैं पूरे, चलो बढ़िया। 5वीं, सर 5वीं से। अच्छा, 5वीं से चल रहा है, बढ़िया। 5वीं को और क्या क्या बोलते हैं? 5वीं को इंग्लिश में क्या कहते हैं उसे? वेस्टर्न नाम क्या है उसका? सर 5वीं स्केल से। हाँ, ए शार्प कहते हैं उसे, हाँ सर। ठीक है। ये सारी चीज़ें जानना भी ज़रूरी है ना, कि कौन उस स्केल के और कौन कौन से नाम हैं। 5वीं काली तो बोलते ही हैं उसे, पर ए शार्प भी कहते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे अभी एक स्लाइड दिखाता हूँ। दिख रहा है? हाँ सर।
इसमें आप ये नाम पढ़ सकते हो, क्या लिखा है इसमें? सी शार्प, डी, डी शार्प, ई, एफ। आ रहे हैं नाम पढ़ने में? हाँ सर, सी शार्प। है ना? हारमोनियम है आपके पास? हाँ सर। पास में पड़ा है। पांचवी, ये क्या हुआ? ड्रॉ कैसे हो गया? पांचवी काली उसमें है आपके? पांचवी काली मालूम है ना आपको कहाँ होती है? पांचवी काली है, ये ए शार्प उसे कहते हैं। तो ये उस ऑर्डर में लिखा हुआ है। अगर पांचवी ए शार्प है तो उसके जस्ट बाद वाला सुर बी है, यानी 5.5। है ना? देखो अपने हारमोनियम में पास में 5.5। उसके जस्ट आगे जो है वो है सी, जिसे हम कहते हैं पहली सफेद। ठीक है? फिर उसके जस्ट आगे जाओगे तो आएगा सी शार्प, ये जिसे हम पहली काली कहते हैं। फिर डी, जो दूसरी सफ़ेद है। फिर डी शार्प, दूसरी काली। ई, तीसरी सफ़ेद। एफ, चौथी सफ़ेद। एफ शार्प, तीसरी काली। जी, है ना? ये आगे बढ़ते जाओगे तो आपको ये नाम मालूम चलेंगे। जी मतलब 3.5, यानी पांचवी पांचवी सफ़ेद होगी। 1 2 3 4 5। फिर आ जाता है जी शार्प, जो हो गया चौथी काली। और फिर आ गया ए, आपका छठी सफ़ेद, जिसको हम 4.5 भी कहते हैं। है ना? और फिर से ए शार्प आ गया। अंजलि जी, आपने सुना जो मैं उनको बता रहा था, रौनक जी को? यस सर, सुना है। आपको मालूम थी वो सारी चीज़ें पहले? जी सर। पहले से पता था? यस सर। बढ़िया। तो फिर बताओ 12 स्केल्स के नाम एक एक करके। सर सी, सी शार्प, डी, डी शार्प, ए, ए शार्प, डी, ऑर्डर में बोलो, ऑर्डर में। डी, डी शार्प के बाद क्या आएगा? स्टार्टिंग से बताती हूँ। सी, सी शार्प, इनके हिंदी नाम भी साथ साथ में बोलते जाओ। सी सर पहली सफेद, सी शार्प पहली काली, डी सर दूसरी सफेद, डी शार्प दूसरी काली, फिर ई है सर तीसरी सफेद, एफ है चौथी सफेद, और एफ शार्प है तीसरी सफेद, सॉरी तीसरी काली, और पांचवी सफेद है जी, और चौथी काली है जी, शार्प। जी शार्प। आगे सर ए, छठी सफेद, ए शार्प पांचवी काली। आगे सर बी, सातवीं सफ़ेद। अब पांचवी, छठी और सातवीं, इन सफ़ेदों के और भी कुछ नाम है? सर ऐसे आसान सुना भाषा में। है 4.5 ऐसा कुछ, लेकिन क्लियरली नहीं पता। पांचवी सफ़ेद है वो 3 और 4 के बीच में आती है, इसीलिए उसे 3.5 कहते हैं। छठी सफ़ेद जो है वो 4 और 5 के बीच में आती है, इसीलिए 4.5। और जो सातवीं सफ़ेद है वो 5 के बाद है, इसीलिए उसे 5.5 कहते हैं। और ये इनके उमूमन अधिकतर यूज़ होने वाले नाम हैं। है ना? ज़्यादातर लोग इसी नाम से जानते हैं। अगर आप किसी को पांचवी सफ़ेद या छठी सफ़ेद बोलोगे तो हो सकता है शायद वो ना समझे, इसलिए हमें सारे नाम मालूम होने चाहिए ना। है ना? और 1 और 2 के बीच में जो है वो 1.5 है, और 2 के बाद है वो 2.5 है ना? तो ये भी इनके नाम हैं, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5 और 5.5। हाँ, तो अंजलि जी आपने क्या क्या सीखा है? जैसे रौनक जी ने बताया, उन्होंने 2 पिच कवर किए हैं, चौथी काली और पांचवी काली, वहाँ से 10-10 थाट किए हैं। आप बताएं। सर मैंने जी हिसाब से सारे थाट कर लिए हैं और 10 सारे थाट पेज कर कर लिए लिए। हैं, 10 पेज किए हैं। बताओ 10 थाटों के नाम और उनमें क्या क्या सुर लगते हैं। सर बिलावल, इसमें सारे स्वर लगते हैं। और आगे सर भैरवी, इसमें रेगा धानी कोमल बाकी स्वर शुद्ध लगते हैं। और सर कल्याण, इसमें बाकी स्वर शुद्ध हैं सारे और मा तीव्र लगेगा। और भैरव में सर रेधा कोमल बाकी स्वर शुद्ध लगेंगे। खमाज में सर नी कोमल है, बाकी स्वर शुद्ध लगेंगे। असावरी में गाधा नी कोमल है, बाकी स्वर शुद्ध है। और काफी में सर गा और नी कोमल है, बाकी स्वर शुद्ध है। और मारवा में सर रे कोमल है और मा तीव्र है, बाकी के शुद्ध है। पूर्वी में रेधा कोमल मा तीव्र है, बाकी के शुद्ध है। और तोड़ी में रेगा धा कोमल और मा तीव्र है।
रौनक जी सही बोल रहे हैं ये? हाँ सर। लीला जी हाँ जी। सही सही बताया इन्होंने, 10 नाम और उनके जो जो सुर लग रहे हैं। हाँ। अच्छा, आप सभी से एक और सवाल कि ये जो आपने बोलते हैं कोमल और तीव्र, इनका एक कंबाइंड कोई नाम है? जी। ये जैसे हम बोलते हैं 3 प्रकार के सुर हैं, शुद्ध कोमल तीव्र, ये आप सभी से सवाल है। शुद्ध कोमल तीव्र बोलते हैं हम, तो इनका कंबाइंड एक नाम भी होता है, जैसे शुद्ध और कोमल और तीव्र को एक कैटेगरी में डालते हैं, क्या नाम होता है वो? विकृत। विकृत। तो ये दो दो प्रकार के हो गए। विकृत मतलब, विकृत क्यों बोलते हैं उनको? क्योंकि सर वो अपने स्थान से नीचे या ऊपर चले जाते हैं। हाँ, नीचे ऊपर जाते हैं, बिल्कुल स्थिर नहीं है क्योंकि वो, है ना। तो 4 कोमल है हमारे पास, एक तीव्र है। थाट आप सभी लोग कर रहे हैं तो आपको मालूम ही है ये चीज़, है ना। लीला जी आपने किए हैं थाट? हाँ सर, मैं थोड़ा बीच में सर से तो हम कर ही रहे थे, एक्चुअली मैं काफी गैप हो गई थी। अच्छा। तो हाँ, ऑलमोस्ट मैंने किया सर, और एक दो थाट रह गया मेरा, हम्म। मतलब हारमोनियम में। ओके। हाँ, 2-3 थाट रह गए, बाकी ऑलमोस्ट हो गया है। ठीक है, चलिए बढ़िया है। तो रौनक जी एक बार आप भी ये थाट का सीक्वेंस और इनमें कौन कौन से थाट लग रहे हैं बता दीजिए। सर कैसे? वही जो इन्होंने किया, अंजलि जी ने थाट का नाम लिया और उसमें जो जो सुर लग रहे हैं वो बताए। सर था सर बिलावल में सारे शुद्ध, और सर थाट भैरवी में रे गा धानी कोमल और सारे शुद्ध, और सर थाट कल्याण में मा तीव्र और सारे शुद्ध, और थाट भैरव में रे धा कोमल और सारे शुद्ध, सारे शुद्ध बोलने की जरूरत नहीं है, वो तो ऑब्वियस है ना कि बाकी तो शुद्ध ही होंगे अगर एक आपने बता दिए तो। और सर थाट कापी में गानी कोमल, और सर थाट कमाज में नी कोमल, और थाट आशावरी में ग धानी कोमल, और सर थाट मारवा में रे कोमल और मा तीव्र, और सर थाट पूर्वी में रे कोमल मा तीव्र और धा कोमल, और सर थाट तोड़ी में रे गा कोमल और मा तीव्र और धा कोमल। ठीक है, ये 10 थाट होते हैं हिंदुस्तानी पद्धति में। और भी कोई थाट होता है? आप कोई भी बता सकता है, ये सब सभी से कर रहा हूँ मैं सवाल। हिंदुस्तानी में तो 10 ही थाट है ना सर। और कोई पद्धति जिसमें और कोई थाट होते हैं? कर्नाटक में और है। कितने? हाँ, ऑलमोस्ट 30 होंगे, 30-32 है। हम्म। हमारे ये 10 थाट किस हिसाब से हैं, किसने बनाए हैं ये 10 थाट? मतलब क्या सर? ये 10 थाट किसने बनाए हैं? ये बातखंड है। पूरा नाम? पूरा नाम तो पता नहीं। बताइए रौनक जी, अंजलि जी, आप में से किसी को मालूम हो? बातखंड। नहीं सर। नहीं, विष्णु नारायण भातखंडे उनका नाम है। और साउथ इंडियन पद्धति जिन्होंने बनाई, ये सिर्फ थाट नहीं, उन्होंने पूरा नोटेशन सिस्टम हमारा बनाया है ना, नॉर्थ इंडियन जो पूरा है, विष्णु नारायण भातखंडे ने। और साउथ इंडियन बनाया है विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने। विष्णु दिगंबर पलुस्कर, वो साउथ इंडियन है। अब क्या होता है, ये थाटों के भी अलग अलग लोग हैं, है ना। जैसे व्यंकट मुखी, एक संगीतकार कह लो, शास्त्रकार कह लो, उनके जो इन्होंने बताया ना कि 30-32 है, तो वो हैं जिन्होंने 72 थाट बनाए हैं, 72, या फिर शायद उन्होंने 30 या 32 बनाए, ऐसा है। तो इन थाटों के भी अलग अलग रचयिता हैं, है ना। तो थोड़ा बहुत उस पर भी आप स्टडी कर सकते हो कभी अगर वक्त मिले तो। खैर, ये 72 बता रहे थे, वो ये किस में? साउथ इंडियन में ही, साउथ इंडियन पद्धति में ही दो लोगों के हिसाब से 2 मान्यताएं हैं। ओके। सर मान्य तो 10 ही थाट है ना, हैं जी? मतलब जो मान्य किए गए हैं सर वो तो 10 ही हाँ थाट है ना। हाँ, नहीं दूसरे हैं,
जैसे हमारे यहाँ 10 हम लोग मानते हैं, है ना, उसी तरह से साउथ इंडिया में भाई 30 थाट वाला भी एक व्यक्ति है कि जिन्होंने ये बोला कि हाँ ये 30 मेरे हिसाब से ये 30 होने चाहिए, क्योंकि थाट क्या है, थाट कॉम्बिनेशन है, आप भी बना सकते हो, है ना। लेकिन जो मान्य है, जो ज़्यादातर कैटेगरीज बन गई हैं, सो हाँ ये चीज़ मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूँ। थाट और राग का बड़ा कन्फ्यूजन रहता है लोगों को। लोग कहते हैं ना कि राग बिलावल जो है वो थाट बिलावल से बनी है, ऐसा ही बोलते हैं, या कोई सी भी राग बोलेंगे तो बोलेंगे इस थाट से बनी है। तो क्या ऐसा होता है, थाट से राग बनती है? यस जी। सर। यस, ऐसा होता है? अंजलि जी आपको भी लगता है? रौनक? यस सर। थाटों से ही रागों का उत्पन्न होती है। जी, तो यही गलत फहमी है, ऐसा नहीं होता है कि थाटों से राग बनती हैं, ऐसा नहीं होता। वो क्यों, मैं आपको बताता हूँ। थाट का निर्माण जो है बाद में हुआ है। भातखंडे ने एक सदी आने के बाद, संगीत में एक समय आया है जब उन्होंने लिपिबद्ध किया संगीत को, उसमें नोटेशन सिस्टम बनाया ताकि यूनिवर्सल हो सके, है ना, कि यहाँ बैठा व्यक्ति कुछ दूसरे प्रांत में बैठे व्यक्ति की जो कला है वो समान हो सके। अगर मैं यहाँ ताल तीन ताल बोलता हूँ और उसमें एक नोटेशन लिखता हूँ कि हाँ ये मेरी ताल तीन ताल में एक बंदिश है, तो उसको आप पढ़ो या कोई दूसरा पढ़े, वो वही चीज़ गाएगा बजाएगा जो मैंने बनाई है ना। वरना तो क्या है, गुरु मुख्य विद्या रही है ना संगीत तो हमेशा से, कि मैंने बोला आपने रिपीट किया, पर ये सेव नहीं होती है फिर ऐसे। भाई मैंने एक कॉम्पोजिशन बनाई, वो मैंने 10 लोगों को सिखाई, अब वो 10 ही 10 अब नहीं रहे इस दुनिया में, तो वो तो कॉम्पोजिशन गई, अब किसी को मालूम ही नहीं, अनलेस कि वो रिकॉर्ड हुई है कहीं। तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए उसका एक लिपि बना दी गई, ताकि क्या होगा, मैंने वो लिख दी है कॉम्पोजिशन, वो ऐसे ऐसे होती है, उसके शब्द ये हैं, उसके सुर ये हैं, उसमें ताल ये लग रही, चिन्ह लगा दिए। तो अब क्या है, अब उसको विश्व भर में कोई भी अगर वो भाषा का ज्ञाता है, जो लैंग्वेज को जानता है, वो कर सकता है, पढ़ सकता है, डिकोड कर सकता है, गा बजा सकता है, ठीक है। तो इस वजह से लिपि का निर्माण हुआ, उन्होंने किया भातखंडे ने, और थाट भी तभी बनाए। अब क्या होता है, राग होती है, राग का मतलब होता है अनुराग, अनुराग यानी प्रेम भाव बेसिकली, है ना। भाव होते हैं राग जितने होते हैं, जैसा जैसा भाव होता है वैसी वैसी रागों की उत्पत्ति होती है। तो रागों का थाटों से सिर्फ इतना सा लेना देना है कि थाट एक कैटेगरी है जिसमें वो रागों को रखा जाता है, समझ रहे हैं। थाटों को एज अ कैटेगरी आप समझिए कि इस कैटेगरी में इतने सारे राग आते हैं, है ना। एक थाट से राग उत्पन्न नहीं हो रहा है, थाट में वो चीज़ नहीं होती है, थाट इज जस्ट मैथमेटिक्स, है ना, कि आपने क्या किया, एक कोमल लिया, एक शुद्ध लिया, एक तीव्र लिया, ठीक है। राग जितने बन गए, अब कई राग होते हैं जिनका स्वरूप मिलता है आपस में, ठीक है। एक बिलावल है, तो बिलावल में थोड़ा सा परिवर्तन किया, राग बन गई अलैया बिलावल, है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको गा के दिखाता हूँ। सा ग प नि नि ध नि सा नि ध प म ग म रे ग म प ग म रे सा म ग म रे सा सा नि ध प, ठीक है। ये राग, हाँ, तो ये हो गई हमारी राग बिलावल, साने दाने साने दा प म ग म रे सा। अब इसमें सिर्फ एक परिवर्तन किया, कोमल नहीं लगा दिया, साने दाने साने दा प दाने दा प म ग म रे ग म प ग म रे सा प प दाने साने दा प दाने दा प म ग, है ना। एक कोमल नहीं लगा दिया तो एक नई राग बन गई, इसमें थोड़ा और परिवर्तन कर दो, एक और नई राग बन गई। लेकिन इन सब का जो स्वरूप है, यानी इनको सुनोगे तो ऐसे राग बनती है, एक राग से दूसरी राग, एक राग से दूसरी राग, है ना। ये जरूर आप कह सकते हैं कि हाँ एक राग से दूसरी राग बन जाती है ना, लेकिन थाट से नहीं बनती है। अब क्या होता है, इन सब का एक जैसा स्वरूप है, तो इसीलिए इनको एक कैटेगरी में डाल दिया जाता है कि थाट बिलावल के इतने सारे राग हैं, या थाट भैरवी के इतने सारे राग हैं। और थाट का डिसाइड करना कि यही थाट क्यों होगा इस राग का, वो स्वरूप पर निर्भर करता है कि उस राग का जैसा चलन है, जैसा स्वरूप है, उसी हिसाब से उसे, ऐसा नहीं कि स्वर मान होते हैं उसमें कि इसमें तो गधनी कोमल लग रहा है, तो ये तो फिर आसावरी थाट का होना चाहिए, है ना। मालखौंस एक राग है जिसमें गधनी कोमल लगता है, सा मा ग म
ध म ग म ग स ध नि सा। अब इसमें ग ध नि, ये तीनों सुर कोमल लगे। ग म ध नि सा ध नि ध म ग म ग स ध नि सा। तो इसमें जब 3 सुर कोमल लग गए तो आप तो सोचेंगे कि हाँ गधनी है तो ये आसावरी थाट होना चाहिए, लेकिन इसका थाट भैरवी है ना। जबकि भैरवी में रे गधनी कोमल लगते हैं, लेकिन इसमें नहीं लग रहे हैं, राग में नहीं है, लेकिन तब भी ये भैरवी थाट में। क्यों? क्योंकि इसका स्वरूप जो है वो ये कहता है। इसीलिए कई लोगों के विवाद भी होते हैं कि यार इस राग का थाट ये वाला क्यों है, ये क्यों नहीं है ना। तो थाटों को लेकर जो विवाद होते हैं वो इसीलिए होते हैं क्योंकि किसी को लगता है कि इसका स्वरूप तो इससे मैच ही नहीं कर रहा है ना। अब कई बार होता है एक राग के 2 थाट भी होते हैं। अगर आपको आपके में आपका जो डाउट है ना उसी से रिलेटेड ये सारी बातें हैं। आप बोलते हैं अगर कि थाट से राग बन रही है तो 2 थाट कैसे हो सकते हैं किसी एक राग के, है ना। एक ही थाट होना चाहिए फिर तो, कि भाई उसी थाट से निकल रही है, फिर तो उसी से पैदा हो रही है, उसी से बनी है। पर ऐसा नहीं है। फिर मतभेद क्यों होते हैं? मतभेद इसीलिए होते हैं क्योंकि स्वरूप जो है कई बार अलग अलग भी होता है। एक राग है ललित, वो मारवा थाट में भी आती है, पूर्वी में भी आती है। कैसे? जब उसको शुद्ध धैवत के साथ गाते हैं तो वो मारवा के अंदर आ जाती है, लेकिन वही राग जब कोमल ध के साथ गाई जाती है तो वो हमारी पूर्वी थाट की हो जाती है ना। तो ऐसा होता है। रागों का चलन डिसाइड करता है कि उनका थाट कौन सा है। राग बहुत बन चुके हैं और अरसों से चले आ रहे हैं, सदियों से चले आ रहे हैं वही राग। उनमें अगर आप उनकी हिस्ट्री जानने जाओगे कि इसमें तो ये रचना है, इसमें ये रचना है, ये तो बहुत पुरानी है। भातखंडे का जन्म भी नहीं हुआ था जब। तो जब थाट ही बाद में बने हैं तो राग कैसे थाट से पैदा हो सकती है ना। तो ये कन्फ्यूजन है जो आप क्लियर करिए अपना। अब चलिए, आप लोग कितना कितना कर लिया है आपने वो तो आपने बता दिया। और अभी जो नए लोग जुड़े हैं उनसे भी बात कर लेते हैं कि उन्होंने क्या किया है। राम दीक्षित जी। यस सर, गुड इवनिंग जी सर। बताएं। जी गुड इवनिंग। आपने क्या क्या सीख लिया है, क्या क्या किया है बताइए। और सर मेरी रानी जी आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिएगा। सर ये मेरी तीसरी क्लास है। तो ओके। जब मैं दूसरी क्लास में आया तो मैम ने कहा था कि पहले बुक मंगा लीजिए फिर बताएंगे। मैंने बुक मंगा ली है, जैसी आएगी सर तो आपको बताएंगे। अच्छा चलिए ठीक है। तो हाँ ओमकार कल याद कर रहा हूँ सर। चलिए बढ़िया जी। तो अब रौनक, अपना ही SPW का ही कोई गाना अगर आपने प्रिपेयर कर रखा हो तो आप उसको सुना सकते हैं मुझे, या अंजलि जी, लीला जी, आप में से कोई। सुनाना तो सबको ही है एक एक, पर पहले जो सुनाना चाहे। लेकिन SPW क्या तो मुझे तैयार करना पड़ेगा सर, अभी आज तो नहीं। आपसे दूसरा सुनते हैं थोड़ी देर में। अंजलि जी जी सर। आप सुना रहे हैं कुछ? सर इतने अच्छे से तो तैयार नहीं है, एक दो बार की। हाँ हाँ चलेगा, सुनाइए। चलो रे मन गंगा जमुना तीर, चलो रे मन। ये किसकी किसकी कॉम्पोजिशन है ये? सर गुरु जी की। नहीं नहीं, फिर आप शायद दूसरी कॉम्पोजिशन गा रहे हैं, ये वाली नहीं है। मैं आपको, मुझे लगा आप शायद, क्योंकि ये शब्द हो सकता है ना पिताजी के आपने लेके आप शायद किसी और की कॉम्पोजिशन गा रहे हो। ऐसा नहीं है। कॉम्पोजिशन मैं आपको बताता हूँ थोड़ी सी। रे ग म प ध प म ग रे सा। अब जो जो सुर मैं बोलता हूँ एक एक करके उन्हें रिपीट कीजिए, और उन्हीं उन्हीं सुरों में क्योंकि कॉम्पोजिशन है ना। किरवानी इसकी राग है। सा, बोलिए। सा। 5वीं काली से गा रहे हैं हम लोग। हारमोनियम है आपके पास? यस सर। है, सामने पड़ा है? तो मेरे साथ साथ बजाइएगा। इसमें ग और ध कोमल है खाली, बाकी शुद्ध हैं सारे। बजा लेंगे आप 5वीं से? बज जाएगा। सारे ग। सर गा कोमल है ना? सिर्फ ग और ध कोमल, बाकी शुद्ध हैं सारे। गाइए आगे, मपधनी सा गाइए पूरा। धा भी कोमल है ना सर? ग ध कोमल, वही तो।
सा कैसे बदल गया आपका? जिस सा से शुरू किया था एंड आपने कोई दूसरे सा पे किया। हाँ, ये होगा ना सा तो। हम्म। करी करी, हाँ फिर से करी, कोई बात नहीं। नी शुद्ध है, नी शुद्ध है। ये इसके सुर हैं जो आप अभी भजन गाने जा रहे हैं। सारे ग म प द नि नि सा, सा ने द प म प ध प म ग रे ध प ग सा रे नि नि सा, है ना। ये इसके सुर लगते हैं। अब इसी में आपको गाना है, प से उठाना है। प बजाइए। कौन सा प है? आप किस स्केल से, किस पिच से गा रहे हैं? पांचवी से ना, पांचवी का प लगाइए। आपने पहली का प लगाया प, पर आपको क्या बोलते हैं, सुर निकालना तो आता है ना। जैसे कौन सा थाट निकलेगा उसका सीक्वेंस तो मालूम है आपको कि सा, फिर कोमल रे आता है, फिर शुद्ध रे आता है, कोमल ग आता है, शुद्ध ग, ये मालूम है ना आपको 12 आप सभी को, है ना, क्योंकि आप सभी ने थाट किए हैं तो आपको ये सीक्वेंस मालूम होगा, जाहिर है। तो किसी भी पिच से फिर आप कोई सा भी थाट बजा तो सकते हैं। अभ्यास में वक्त लगेगा पर एक बार निकालने को तो निकल सकता है ना, है ना। तो जैसे ये हमारा प हो गया, अब यहीं से हमारी कॉम्पोजिशन उठती है। मैं प आपको इसलिए दे रहा हूं ताकि वो सुर आप पकड़ लें, एक बार कान में सुन लीजिए प को। प प प नहीं, प ऊपर है। प, अभी आपने जो सुर दबाया उसके जस्ट आगे वाला। हाँ ठीक है, ये सुर सुना। अब रहने दीजिए, हारमोनियम रहने दीजिए। यहीं से हमें गाना है, चलो रे मन चलो रे। बजाइए मत, बजाइए मत, सिर्फ उस सुर से शुरू कीजिए। हाँ, खाली उसको सुनना था आपको, पकड़ना था कि हाँ ये पिच है। चलो रे मन, चलो रे मन, हाँ, गंगा जमुना तीर। बजाइए मत उसको, बजाइए मत, मुझे खाली वो सुर पकड़वाना था, इसीलिए आपको बता रहा था मैं, क्योंकि बजाएंगे तो फिर आप बाकी कॉम्पोजिशन भी बजानी पड़ेगी ना, इसीलिए। गाइए। चलो रे मन, गंगा जमुना तीर। हाँ, ये चीज। अब ये देखिए, आपने कॉम्पोजिशन सुनी कम है मेरे ख्याल से। तो साथ में गाती हूँ लेकिन हो नहीं पाता। नहीं गाइए मत साथ में, ज्यादातर उसे सिर्फ सुनिए। जितना सुनेंगे उतनी वो कॉम्पोजिशन हमारे जहन में, माइंड में बैठ जाएगी, है ना। हमें इतने सारे फिल्मी गाने भी तो दूसरे आते हैं, वो कैसे आते हैं, मतलब कोई सा भी आता है तो वो इसीलिए आता है क्योंकि हमने बहुत बार सुन लिया है वो, है ना। जब म्यूजिक में ये चीज़ होती है कि जितना आप किसी भी चीज़ को बार बार सुन लेते हैं तो वो ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में बैठ जाता है ना, सबकॉन्शियस में, हमारे अवचेतन मन में बैठ जाता है और फिर हम खुद ब खुद वो अंदर से करने लगते हैं। ठीक है, तो इसे सुनिएगा कॉम्पोजिशन को। चलिए, अभी जैसी तैयार है वैसी गाइए एक बार। चलो रे मन, गंगा जमुना तीर, इनका चले है हित कर सुख कर, इनका चले है हित कर सुख कर, भर भर लाओनी। चलो रे मन, गंगा जमुना तीर, ब्रह्म काल उठी कर नित जारे, मंझन कर अंतर धुल जारे, हरण होए सब पीर। चलो रे मन, गंगा जमुना तीर।
आपको क्या लगता है, कहाँ गए रौनक जी, इस गाने में क्या इशू था? रौनक जी बोलिए, अनम्यूट नहीं है क्या आप? जी, आपको आपने ये गाना सुना, आपको क्या लगा, इसमें कुछ है प्रॉब्लम? सर ये वाला गाना मैंने नहीं सुना सर, मैंने नहीं नहीं, दूसरे ये का लिया। वो तो ठीक है, इन्होंने जो गाया उसमें कुछ आपको लगा कि कुछ गलत था या कुछ खामी थी? लीला जी? हेलो। हाँ जी, बताएं, आपको आपको इसमें कुछ गड़बड़ लगी? हाँ, काफी गड़बड़ लगी सर। क्या चीज़ गड़बड़ थी, बताएं। एक तो जैसे मैंने ओरिजिनल आपके आपके इससे सुनी है मैंने कि उससे काफी ये सुर इधर उधर जा रहे थे, मतलब हम्म। क्या बोलते हैं उसको, बेसुर के बेसुर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बेसुरा बोलते हैं, लेकिन एग्जैक्ट प्रॉब्लम बताइए, क्योंकि मैं आप सभी से इसीलिए पूछ रहा हूँ ताकि आपको मालूम चले, है ना। अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो आप खुद में भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, है ना। राम, आप अपना वीडियो क्यों ऑफ कर रहे हैं बार बार? वीडियो ऑन रखिए अपना आप भी, नहीं तो फिर मुझे लगेगा आप क्लास में है ही नहीं। मतलब जो दिख रहा है मैं उसी से बात कर पाऊंगा फिर। जी, वीडियो ऑन रखिए अपना, माइक भले ही मतलब म्यूट रखिए अगर आसपास शोर है तो, वरना ऑन रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। आपको लगा कुछ इसमें, इनके गाने में कुछ दिक्कत लगी आपको? सर जो उन्होंने गाना गाया तो मैंने सर सुना ही नहीं सर। नहीं सुना आपने? तो कहाँ कहाँ चले गए थे आप? वीडियो अभी भी हटा नहीं, अभी सुना है? सर, अभी तो सुना है सर। ओरिजिनल नहीं सुना, ऐसा कह रहे हैं? यस सर। देखिए, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ओरिजिनल नहीं सुना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है, या ओरिजिनल कॉम्पोजिशन भी एज इट इज़ न आए, अंजलि जी से नहीं आई तो भी कोई दिक्कत नहीं, वो भी खामी नहीं है, वो गलती नहीं है कोई। जो मेन चीज़ होती है वो होती है कि आपका पिच जो है वो बराबर रहे, जो जो नोट्स आप लगा रहे हैं वो सुर में लगें, है ना। तो अब क्या हो रहा था, कहते हैं ना, ये एक दिक्कत होती है, लोग कहते हैं मेरा गाते गाते स्केल बदल जाता है, जिसे वो कहते हैं स्केल बदल जाना। और मैंने क्लास की शुरुआत में, आप लोग शायद नहीं थे, मैं रौनक जी को समझा रहा था कि स्केल और पिच में डिफरेंस होता है ना। जिसे हम स्केल कहते हैं वो स्केल नहीं होता, उसका ओरिजिनल वर्ड पिच है, यानी हमारा जो जो रूट नोट है जिससे हम गा रहे हैं। जैसा कि मैंने इनको बताया कि आप ए शार्प से, पांचवी काली से आपको मैंने पकड़ाया कि हाँ वहाँ से गाइए ये भजन, है ना, तो उससे भटक जाना, है ना। स्केल इसीलिए भी इसे उमूमन हम हिंदुस्तानी भाषा में इसीलिए कह देते हैं क्योंकि क्या होता है, स्केल मतलब क्या, वो जो आपको मापता है ना। आपका एक 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 दायरा फिक्स कर दिया कि ये 15 सेंटीमीटर है या 10 सेंटीमीटर है, वो दायरा तय करना स्केल का काम होता है, मेजरमेंट करना। तो उसी तरह से हमारा यहाँ पिच का काम वही है, दायरा तय कर दिया है आपका कि ए शार्प मतलब ए शार्प, वहीं से आप गाओगे, ए शार्प से ए शार्प तक गाओगे, ये दायरा तय है। ऐसा नहीं कि गाते गाते आपका पिच बदल जाएगा, किसी और स्केल से गाने लग गए, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए उसको हम उमूमन स्केल भी कहते हैं, है ना। लेकिन आप पिच बोलें तो ज़्यादा ठीक रहेगा, लेकिन स्केल भी वर्ड याद रखें ताकि किसी को नहीं पता है, अगर आपका भाई नॉन म्यूजिशियन है या जो कम सीखा है या गलत आइडिया है उसको, तो वो फिर समझेगा नहीं आप बोल क्या रहे हैं। इसलिए आपको दोनों चीज़ें मालूम होनी चाहिए। तो आपने गाते गाते आपका, जैसे अभी मैंने बोला था कि आप जिस सा से गए, ऊपर वाला भी सा वही लगना चाहिए फिर, है ना। ऐसा नहीं कि ऊपर वाला बदल जाएगा। सा रे ग म प ध नि सा, सा वही सा लगता है ना। हमने थाट किए, चौथी काली से भी किए तो वही होता है ना। और ये चीज़ मैं सभी के लिए बता रहा हूँ, ये ऐसा नहीं कि इन्होंने गाया तो मैं इन्हीं के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं। आप सभी के लिए, आप सब में भी ये खामी जो है आ ही जाती है। अगर और नहीं भी आती है ये खामी, अगर आपको लगता है कि वो आप सही भी कर रहे हो, है ना, और वो सही भी हो रहा होता है, तब भी ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि पिच क्या होता है और कैसे उसको बनाए रखना होता है किसी भी गाने में। और यही चीज़ आप धीरे धीरे अभी सीखोगे। हाँ जी, ये जो पिच परफेक्शन के लिए फिर क्या करना चाहिए सर? यही पिचेस को सीखना चाहिए सबसे पहले। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये आता है कि जितने पिच हैं वो आपको मालूम होने चाहिए, और वो आप कर रहे हैं अभी, है ना। 12 जो आपने पिच अभी पकड़े हैं, ये पांचवी काली है, चौथी काली है, तीसरी काली है, ये एक एक करके आपने जाने हैं। इन सब से आप थाट करेंगे अलग अलग, तो जब उस थाट को करेंगे तो उसमें वेरिएशंस आ रहे हैं ना। सिर्फ ऐसा नहीं हो रहा है कि आप एक ही पिच से कर रहे हैं,
है ना। आप 12 पिच से समझेंगे, भले ही गाएंगे नहीं वहाँ से हर जगह से, लेकिन बजाएंगे, आपको हर का थाट मालूम है कि यहाँ से कौन सा थाट बजेगा, कौन से सुर लग रहे हैं। तो इतने वेरिएशंस जब आप लोग करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो पिच परफेक्टनेस आ जाएगी, है ना। और बाकी रियाज तो है ही है, जाहिर बात है ना। लेकिन कई बार क्या होता है, बच्चा सुर में होता है, ये मैं इसीलिए मैंने ये इशू बताया कि बेसुरा होना और पिच में न होने में थोड़ा सा फर्क है ना। कोई कहे कि नहीं यार ये तो सुर में नहीं गा रहा है, आप सुर में थे, ऐसा नहीं, आप सुर में गा रहे थे वो चीज़, लेकिन आपका बीच में पिच बदल गया, समझ रहे, गाते गाते आपका प जो था वो किसी दूसरे स्केल का प लगाने लग गए आप। ये होता है कभी कभार। और ये क्यों होता है? क्योंकि हमें पिचेस का नॉलेज नहीं है, हमें मालूम नहीं है कि यहाँ से ये कौन सा थाट है, या ये कौन सा स्केल है, या ये कौन सा पिच है ना। तो इसीलिए इस सब का नॉलेज होना जरूरी है, ताकि बीच में हमारा पिच न बदल जाए। सर ठीक है, मेरे को हाँ जी पूछिए। सर जब मैं सुबह रियाज करते हैं 4 से 5 के बीच, हाँ उसके बाद के सो सकते हैं? नहीं, सोना नहीं, उससे उससे गला खराब हो जाता है। आपने सो के देखा है रियाज के बाद? हाँ जी, एक बार एक बार किया था, क्या असर हुआ था? आवाज में कुछ फर्क महसूस हुआ था? इससे हल्की तो सर आवाज़ से हल्की हो गई थी। हल्की हो गई थी ना। तो ये फर्क आ जाता है जब आप रियाज करके, एक्सरसाइज करके, वॉइस रेस्ट करना चाहिए, लेकिन आप बॉडी को रेस्ट देंगे। देखिए मैंने एक वीडियो में समझाया भी था कि रियाज सवेरे ही क्यों करना चाहिए। लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि वाई टू डू इन द मॉर्निंग, और कोई टाइम नहीं कर सकते क्या, है ना। यही काम सवेरे की जगह अगर हम कोई शाम में करें या वो, तो उसका साइंटिफिक मैंने आपको वहाँ लॉजिक दिया था कि कैसे हमारी बॉडी जो है जब रात में सो के जब उठती है तो गले की क्या स्थिति होती है कि उस वॉइस के साथ जब आप रियाज करते हैं तो वहाँ शेप आता है वॉइस में, है ना। जो वॉइस का शेप बनता है वो आता है, यानी वो ज़्यादा मोटी ज़्यादा पतली जो हो जाती है ना कई बार, तो वो सारी चीज़ें ठीक होती हैं। इसी वजह से हमें सवेरे का रियाज करना चाहिए, क्योंकि सवेरे हमारी बॉडी आराम करी हुई होती है, थकी हुई नहीं होती है ना। आप सवेरे उठेंगे तो वो बात अलग है कि आपकी रात की नींद पूरी नहीं हुई तो सवेरे की थकान होती है उठने पे, है ना, वरना उमूमन ऐसा नहीं होता है, अक्सर ऐसा नहीं होता है। हमारी बॉडी रेस्टेड होती है, वेल रेस्टेड, और वॉइस भी रेस्टेड होती है। तो ये अगर आप रियाज कर लिया और फिर वापस सो गए तो वो वॉइस के साथ खिलवाड़ हुआ, है ना। वो आप करेंगे तो आपको महसूस हो जाएगा कि नहीं यार ये तो खराब करने वाला मामला है, गला बैठ जाएगा आप। तो सोए ना पर लेट जाए तो सोए ना, पर मतलब क्यों क्यों लेटना ही क्यों है आपको, हैं? ऐसा क्यों करना है? थकान हो जाती घंटा भर रियाज करके। दौड़ दौड़ के थोड़ी करवा रहा हूँ मैं रियाज में, आप तो मतलब बैठ के ही करते होंगे मेरे ख्याल से, है ना। क्योंकि लेट हो गए तो सो जाओगे, क्योंकि इतना तो कंट्रोल है नहीं कि वो सवेरे की 5 बज रही है और हम बिस्तर में हैं, ठंड का भी मौसम है और सिर्फ लेटे हैं, मुमकिन ही नहीं है ना। लेटे लेटे कब नींद आ जाएगी पता नहीं चलेगा, बिस्तर जो है खींच लेता है आपको। इसलिए तो बिस्तर छोड़ने का यही तरीका है कि बिस्तर छोड़ो, सवेरे उठने का यही तरीका है कि एक बार बिस्तर त्यागना पड़ता है। ऐसा नहीं कि वहाँ बैठे हैं आराम से, लेटे हैं, आंखें खोल ली है कि अभी नींद खुली है तो कुछ देर यहाँ बिताते हैं, वो नहीं होता, आप दोबारा सो जाते हैं, है ना। चलिए रौनक जी, आप सुनाएंगे कोई गाना? सुनाइए। सर अभी मेरा गला बैठ रहा है सर। कोई बात नहीं, जैसा भी गाना चाहें आप। हरे कृष्णा कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा। ओ नंद लाला बांसुरी वाला, ओ नंद लाला बांसुरी वाला, अब ले ले अब तार, सुन ले पुकार, सुन ले पुकार, सुन ले पुकार, सुन ले पुकार। हरे कृष्णा कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा। इस धरती पर पाप बढ़ा है, संत जनों पर
आन पड़ा है चक्र सुदर्शन धारण करके अब कर दे उद्धार। सुन ले पुकार, सुन ले पुकार, सुन ले पुकार, सुन ले पुकार। हरे ओ नंद लाला बांसुरी बाला अब ले ले अवतार। सुन ले पुकार, सुन ले पुकार, सुन ले पुकार, सुन ले पुकार। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, कॉम्पोजिशन का एक ग्राफ होता है। ग्राफ समझते हैं आप सभी लोग? ग्राफ किसे कहते हैं? मैथमेटिक्स आपने करी होगी ना बचपन में, गणित। तो उसमें आपने ग्राफ देखा होगा कि भाई कोई भी चीज़ का ग्राफ होता है कि ये ऊपर जा रहा है या ये नीचे जा रहा है। तो इसी तरह से कॉम्पोजिशन का एक ग्राफ होता है कि उस कॉम्पोजिशन में कौन कौन से सुर लग रहे हैं, उनकी ऊंचाई नीचाई होती है। क्योंकि ये सारे जो सुर हैं इनकी सबकी अपनी ऊंचाई नीचाई अलग अलग है ना, फ्लैट थोड़ी है। सा है, सा से ऊंचा रे है, रे से ऊंचा ग है, ग से ऊंचा म है ना। इनका साउंड जो है बढ़ता रहता है, इनका पिच जो है बढ़ता रहता है, इनकी फ्रीक्वेंसी बदलती रहती है ना। तो इसी तभी उसका ग्राफ बनता है। अब जैसे ओ नंद लाला, ये लाइन है। तो अब ओ, अगर ये है, अगर ये सुर ओ है, ओ नंद, ये 3 ऊंचा है, ओ नंद, तो ये इसका ग्राफ कैसा गया? 1 1 1 ऐसा। ओ नंद ला ला, ये ग्राफ है इसका। ओ नंद ला ला बांसुरी वाला, है ना। तो इसका ग्राफ होता है पूरी की पूरी कॉम्पोजिशन, इस जिसको कहते हैं, इसके नोटेशन क्या है कि इसमें सा ग म प म ग रे ग म प म ग रे ग ओ नंद ला ला, है ना। ये इसके पीछे के सुर हैं, जो जिन सुरों पर शब्द बिठाए गए तो एक कॉम्पोजिशन आपके सामने आती है। तो इसका एक ग्राफ होता है। तो अब क्या होता है, अगर हमें उसकी कॉम्पोजिशन नहीं मालूम है, उसके नोट्स नहीं मालूम है, तो अक्सर हम वो कॉम्पोजिशन फ्लैट गाने लगते हैं, है ना। जैसा कि आपके साथ हो रहा था रौनक जी अभी, कि आपने जो कॉम्पोजिशन गाई उसका ग्राफ ठीक नहीं था। यानी वो आपने कहा ओ नंद लाला बांसुरी वाला, ये क्या हुआ, आप उन्हीं एक दो सुर में ही आपने पूरा गा दिया, जबकि ऐसा नहीं था। उसका कॉम्पोजिशन ग्राफ थोड़ा वाइड है, थोड़ा बड़ा है ना, उसमें और भी सुर लगते हैं, है ना। तो ये होता है जब हम उसके कॉम्पोजिशन के नोट्स नहीं जानते। अब इसको इस समस्या का समाधान क्या है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सीधी बात, आपको वो नोट्स सीखने पड़ते हैं। जब आप थाट और स्केल सीखते हैं तो आपको कोई भी कॉम्पोजिशन पकड़ के आती है, सुनेंगे तो मालूम चलेगा कि ये प से शुरू हो रही है, ध से शुरू हो रही है, इसमें कौन कौन से सुर लग रहे हैं, यानी उन शब्दों के पीछे के सुर क्या हैं वो हमें मालूम चलता है उससे, है ना। जब हम थाट स्केल्स करते हैं तो शब्दों के पीछे के सुर जब मालूम चलते हैं तो ऑटोमेटिकली ये समस्या दूर हो जाती है ना। जो अंजलि जी के गाने में मैंने आपको बताया कि पिच कैसे हमारा मिस्टेक हो जाता है कि सा, नीचे वाला सा और ऊपर वाला सा मैच नहीं किया, या अगर वो गाना प से उठना चाहिए था तो आपका वो प तो लगा लेकिन किसी दूसरे स्केल का प लग गया, है ना। चौथी काली के प से आप गाने लग गए लेकिन पूरा गाना आपका 5वीं से था, है ना। तो पिच की दिक्कत होती है। और बाकी मैंने अभी इनको बताया कि कॉम्पोजिशन ग्राफ होता है कि एक एक नोट कितनी दूरी पे लगेगा। तो इसीलिए हमें थाट स्केल्स जानने ज़रूरी हैं। आप सभी गाना सीखते हैं, गाना गाते हैं, है ना, गाने के लिए यहाँ बैठे हैं। गाने में शब्द होते हैं, ठीक है, जाहिर है ना। हम धुन नहीं गा रहे हैं, हम शब्द गा रहे हैं। तो शब्दों का उच्चारण भी हमारा साफ होना चाहिए, जिसे कहते हैं डिक्शन या प्रोनाउंसिएशन आपका अच्छा होना चाहिए। तो उसे इम्प्रूव करने के लिए ही आप रियाज में 12 खड़ी भी करते होंगे सवेरे, है ना। 12 खड़ी हम करते हैं कि अ आ ई और क ख ग ग के जो पूरी लाइन बनती है ना। शब्दों का उच्चारण जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे अब कुछ चीज़ें आपने अभी बोली, जैसे अखियाँ, तो आँखियाँ, तो पे भी बिंदी है और या पे भी है, चंद्र बिंदी है, दोनों पे आँखियाँ, है ना। तो जब गाएंगे तो अब क्या होता है, ऐसे गा रहे हैं तो मालूम नहीं चलता है, लेकिन जब रिकॉर्ड होगा
है ना, जाहिर बात है, या कहीं परफॉर्म करेंगे साउंड अच्छा है या बारीकी सुनाई दे रही है। अभी तो आपको हमें सुनाई नहीं दे रही बारीकियाँ उतनी, किसी भी आम इंसान को कम सुनाई देंगी, है ना, तो उसमें कभी कभार सुर नहीं भी लगा तो भी चलता है। लेकिन जब बारीकियाँ साफ सुनाई देती हैं साइलेंस में, तब वो मालूम चलता है कि अच्छा अच्छा ये भी दिक्कत है, अच्छा ये भी दिक्कत है, अच्छा ये भी दिक्कत है ना। तो हमें वो सारी चीज़ें जो हैं छोटी 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 छोटी, उन सब पे गौर करना चाहिए, सब पे हमें उनको ठीक करना चाहिए, ठीक है। तो वो प्रोनाउंसिएशन की भी आप चीज़ें अभ्यास किया कीजिए, अपना उच्चारण जो है वो साफ हाँ, किया कीजिए। लेकिन मैं ये पूछ रही थी सर, सिर्फ भारा कड़ी प्रैक्टिस करने से इसमें सुधार आ जाएगी? बिल्कुल, हाँ। तब उसी से तो शब्द आपका सुधरेगा कैसे? अगर आपने वो करेक्ट वर्ड बोला है तो उससे हो जाना आपका काम। और 12 खड़ी का और भी काम है, 12 खड़ी करने का और भी एक रीज़न है, वॉइस कल्चर के अंदर वो चीज़ आती है। मैंने कुछ दिन पहले शायद वीडियो भी दिया था और मैंने पहले भी बताई हुई ये चीज़ कई बार, कि संगीत में आपकी कॉम्पोजिशन में ये चीज़ निश्चित नहीं है कि कौन से सुर पे कौन सा शब्द आएगा या कौन सा अक्षर आएगा। किसी भी कॉम्पोजिशन में निश्चित नहीं होता है। ऐसा थोड़ी है कि का जो है वो एक ही सुर पे आएगा, है ना, कि वो हर बार उसी सुर पे आएगा। नहीं, किसी गाने में अलग सुर पे आता है, किसी गाने में अलग सुर पे आता है। तो इस वजह से भी हमें ये हिदायत दी जाती है कि 12 खड़ी का रियाज जो है किया जाए। अभी आप लोग सा पर करते हैं उसे, है ना, सा पर करते हैं, फिर धीरे धीरे आप आगे स्टेप बढ़ाएंगे। जब मॉर्निंग वोकल रियाज में आपकी धीरे धीरे समय और बढ़ेगा तो आपको मालूम चलेगा कि उसे और अलग अलग तरीका भी है 12 खड़ी करने का। कैसे? वैरागी भैरव एक राग होती है, वो उसी समय की है। सवेरे में जैसे भैरव होगा उसी समय वैरागी भैरव एक राग होती है, उसमें किया जाता है है ना। इससे क्या होगा, आप उस अक्षर का एक एक वेरिएशन अलग अलग सुर पे जा रहा है आपका, है ना। कई बार ये होता है कि ऊपर वाले जो सुर हैं उसमें हमारा एक ही टाइप का मुंह खुलता है और उसी में हमारा अभ्यास ज़्यादा हुआ होता है, तो वो कहीं ना कहीं हमें बांध देता है कि हम कोई दूसरा अक्षर नहीं बोल पाते हैं अक्सर वहाँ पे, है ना। तो ये चीज़ें आपकी वैसे सुधरेंगी जब आप 12 खड़ी को आगे और डिटेल में करेंगे, है ना। और रही बात की दूसरे वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशंस की जिनमें उर्दू इन्वॉल्व होती है, तो उनको भी आपको सीखना चाहिए, है ना। मैं यहाँ पे एक लिंक भेजता हूँ प्रोनाउंसिएशंस के ऊपर, मैंने कुछ वीडियोस बनाए हुए हैं, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आप देखिएगा उन्हें, ठीक है। मंडे वेडनेसडे वाला ग्रुप में भेजा है ना? हाँ, मैंने अभी फॉरवर्ड करवा दिया है, आप तक पहुँच जाएगा वो, ओके, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।